किसी भी सशक्त राष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में विचारों का आदान प्रदान जरूरी है। संवाद होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, राय शुमारी होनी चाहिए और बातों का आदान प्रदान जरूर होना चाहिए। तभी मजबूत राष्ट्र बनता है, तभी एक सशक्त राष्ट्र बनता है। आरएसएस एकमात्र ऐसा संगठन है जो देश हित में हमेशा से अपने विचारों का आदान प्रदान करता रहा है, जो राष्ट्र हित में दिशा निर्देश देता रहा है। ऐसा नहीं कि पक्ष की सरकार हो तभी आरएसएस ने अपने विचार प्रस्तुत किए हों। विपक्ष की भी सरकार को आरएसएस हमेशा दिशा निर्देश देता रहा है। तमाम बार तो ऐसे हुए कि बड़े मुद्दे हुए, जो मुद्दे हल नहीं होते रहे तो आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में बकायदा उस पर प्रस्ताव पारित किया जाता और प्रस्ताव पारित करके उस समय की जो तत्कालीन सरकार होती है उसे प्रस्ताव भेजा जाता है कि इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, इस मुद्दे पर सरकार को चिंतन और मंथन करना चाहिए। तो आरएसएस के लिए ये कोई नई बात नहीं है कि किसी भी सरकार को वो दिशा निर्देश दे दे, किसी भी सरकार को वो अपने विचारों से प्रेषित करने का काम करे जो राष्ट्र हित में हो। अब मानना उस सरकार की बात है कि वो सरकार मानती है कि नहीं। तो ऐसे में अभी हाल में जब आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने विचार दिए, यानी मणिपुर की हिंसा को लेकर जब अपना बयान दिया तो उस पर बहुत ज्यादा बखेड़ा शुरू हो गया। विपक्ष ने हाथों हाथ लिया और इस पर तमाम तरह की चर्चाएं विपक्ष ने शुरू कर दी। मोहन भागवत ने मणिपुर की हिंसा को लेकर यह कहा कि मणिपुर में जिस तरह से हिंसा चल रही है 1 साल से वो चिंतनीय है। अब इस पर विपक्ष को एकदम से लग रहा है कि कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, विपक्ष के लिए ये बहुत बड़ा फायदे का मुद्दा है जिसको विपक्ष आगे भुना सकेगी। और विपक्ष ये भी कुप्रचार करने लगा कि आरएसएस और भाजपा में मतभेद हो गया है, आरएसएस और भाजपा के बीच में अब वो रिश्ते नहीं है। स्वयं आरएसएस प्रमुख खुद नाराज हैं भाजपा के कार्यकलाप को लेकर, भाजपा की काम को लेकर, और इसीलिए उन्होंने मणिपुर की हिंसा को लेकर अपना बयान जारी किया। ये तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह के कयास विपक्ष लगा रहा है और विपक्ष को ये लग रहा है कि ये बहुत अच्छा समय है जब आरएसएस स्वयं जो है भाजपा से नाराज है और इसके नाराजगी का एक कारण भी निकाला जा रहा है। और वो नाराजगी का कारण ये निकाला जा रहा है कि इस बार जो जोरदार तरीके से पूरी तरह से चर्चा है कि आरएसएस ने भाजपा को सहयोग नहीं दिया, आरएसएस ने भाजपा को मदद नहीं दी चुनाव में, और इसी के कारण भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई। यानी इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा 272 सीटें भी नहीं ला पाई। इस तरह के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम चर्चाएं इस तरह की हैं कि आरएसएस के लोगों ने मदद नहीं की और इसीलिए भाजपा की इस बार ऐसी स्थिति रही। अब इसी बीच में जब भागवत जी का बयान आ जाता है तो उस भागवत जी के बयान को लेकर भी एकदम से जोड़ लिया जाता है कि ये सारे मामले एक तरफ से चल रहे हैं और ऐसे में साफ तौर पर ये लग रहा है कि आरएसएस भाजपा से पूरी तरह से नाराज है। दरअसल उन लोगों को आरएसएस का इतिहास नहीं पता, आरएसएस के बारे में जानकारी नहीं। आरएसएस ने हमेशा से राष्ट्र हित के मुद्दे पर अपने बयान जारी किए हैं, अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से तमाम लेख निकाले हैं। जब भी राष्ट्र पर कोई संकट आया, मुसीबत आई या राष्ट्र के अहित कोई कदम उठाया जाता रहा है, तब आरएसएस ने अपने बयान जारी किए हैं। जैसा मैंने पहले बताया, पक्ष की सरकार को भी दिया है, विपक्ष की भी सरकार को दिया है। अब मानना सरकार के ऊपर है कि कौन सी सरकार मानती है, कौन सी सरकार नहीं मानती। हालांकि भाजपा हमेशा आरएसएस के विचारों को मानती रही है और आरएसएस के विचारों को लेकर जब भी समय पे आया, अवसर आया, तो मजबूत तरीके से काम करने का काम भी किया है। जम्मू कश्मीर में अगर अनुच्छेद 370 लागू हुआ है तो उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है, आरएसएस का बहुत बड़ा सहयोग है। जैसे ग्राउंड लेवल पर आरएसएस ने वहां पर 370 अनुच्छेद को लेकर 35A को लेकर गहन अध्ययन किया, चिंतन मंथन किया। तो ऐसे में आरएसएस की बातों को भाजपा मानती रही, कांग्रेस के लोग नहीं मानते रहे हों, कांग्रेस के लोगों ने उन्हें दरकिनार भले ही किया हो, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे भाजपा को समझ में आए, आरएसएस के उन मुद्दों को भाजपा ने जरूर लिया है। अब देखिए आरएसएस की बातों को कैसे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माना ही नहीं माना, बल्कि आरएसएस से मदद भी ली। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कश्मीर की समस्या,
उलझी रही कश्मीर की समस्या की कश्मीर भारत का अंग होगा, पाकिस्तान का अंग होगा, इस बीच में द्वंद्व चलता रहा। तभी कबायली की सेना के को लेकर पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर जो है हमला बोल दिया। ऐसी स्थिति में नेहरू की स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, सैनिक मजबूत नहीं थे, देश की आजादी थी और अंग्रेजों से बहुत लंबे समय तक युद्ध चलता रहा, तो भारत भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं रहा। इस परिस्थिति में नेहरू के एकदम पूरी तरह से हाथ पांव फूल गए। तब आरएसएस की तरफ से संदेश गया कि हम हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं, हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर हमसे मदद मांगी जाती है तो हम राष्ट्र हित में पूरी तरह से सहयोग करेंगे, हमारे स्वयंसेवक तैयार हैं। ऐसे में उस समय के द्वितीय सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी ने से नेहरू ने बात की और नेहरू ने कहा कि हमें स्वयंसेवकों की जरूरत है, किसी भी तरह से ऐसे स्वयंसेवक मिले जो सेना की तरह काम कर सके, सैनिकों की तरह काम कर सके और जो सैनिकों की मदद भी कर सके। तो तुरंत जो है आरएसएस ने अपने स्वयंसेवकों को दिया और स्वयंसेवकों ने सैनिकों की मदद की। एक बहादुर सैनिक की तरह जैसे युद्ध में युद्ध लड़ा जाता है, उसी तरह से आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम किया। तो नेहरू ने भी आरएसएस की मदद ली है, सहयोग लिया है। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो उस समय भी परिस्थितियां यही हुई थी। चीन ने अचानक हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए हमला बोल दिया। नेहरू के हाथ पांव उस समय भी फूल गए। नेहरू को कुछ सूझ नहीं रहा था, नेहरू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करे तो क्या करे। ऐसी परिस्थिति में तब फिर नेहरू ने आरएसएस से मदद मांगी और आरएसएस के स्वयंसेवक रातों रात तैयार हुए और उन्होंने सैनिकों की मदद की। सैनिकों को खाना, रसद सामग्री और तमाम हथियार पहुंचाने का काम आरएसएस के स्वयंसेवकों ने किया। नेहरू इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए उस समय कि आरएसएस के स्वयंसेवकों को, जिन्होंने सैनिकों की मदद की थी, जिन्होंने राष्ट्र की, देश की सेवा की थी, उन्हें परेड में, जो वार्षिक परेड होती है, उस परेड में शामिल करने का काम किया था। तो आरएसएस ने नेहरू को भी सलाह दी, मदद दी। आरएसएस ने इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भी मदद और सलाह देने का काम किया। आरएसएस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी मदद देने का काम किया। आरएसएस ने जब समय आया तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी देश के हित में, राष्ट्र के हित में दिशा निर्देश दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी देश के हित में, राष्ट्र के हित में उन्हें अपने अच्छे कदम, कठोर कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश देने का काम किया। तो मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, ये कोई नया बयान नहीं है। आरएसएस प्रमुख हमेशा समय समय पर बयान देते रहते हैं, राष्ट्र हित में बयान देते रहते हैं, देश हित में बयान देते रहते हैं। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संघ के प्रमुख की या आरएसएस के बयानों को या दिशा निर्देशों को मानने का काम करती है और उसे क्रियान्वयन करने का भी काम भाजपा करती है। तो ऐसे में जो विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो गया है, विपक्ष ये सोच रहा है कि अब आरएसएस और भाजपा में बहुत ज्यादा तल्खी बढ़ गई है, आरएसएस और भाजपा में द्वंद्व हो गया। विपक्ष ये सोच रहा है कि अब आरएसएस और भाजपा में लकीर जो है वो बहुत लंबी खिंच गई है और इनका मेल मिलाप हो पाना बड़ा मुश्किल होगा। और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव में, इस बार के चुनाव में आरएसएस के लोगों ने मदद नहीं की, भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई, पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंची। तो ये सारे मुद्दे को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है, पूरी तरह से कयास लगा रहा है और पूरी तरह से ये सोच रहा है कि हो सकता है भाजपा और आरएसएस की दूरी और ज्यादा बढ़ जाए और ज्यादा खाई में बदल जाए। तो ये सबसे बड़ी भूल होगी विपक्ष की, क्योंकि आरएसएस 1925 से लेकर और 2024 तक, यानी अभी तक जब भी देश के मुद्दे आए हैं, जो भी राजनीतिक दल देश में रहे हैं, उनको उन्होंने दिशा निर्देश दिया है, उन्हें सही और ठीक देश हित में कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश देने का काम किया है। तो ऐसे में कोई नया बयान मोहन भागवत जी का नहीं है। जिस बयान को लेकर तमाम तरह के निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, जिस बयान को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और जिस बयान को लेकर ये कहा जा रहा है कि मोदी और आरएसएस प्रमुख में बहुत ज्यादा ठन गई है, ये जो लोग सोच रहे हैं, जो राजनीतिक दल सोच रहे हैं, जो राजनेता सोच रहे हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर राष्ट्रीय जनता दल के तमक तेजस्वी यादव सोच रहे हैं, ये सब उनकी सबसे बड़ी भूल है। आरएसएस और भाजपा के रिश्ते हमेशा मीठे रहे, मधुर रहे और भाजपा हमेशा से आरएसएस की बातों को मानती रही।